मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी, भाई अब आवाज करे बगैर जितना हो सकता है उतना करो। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी, राज्यसभा के सांसद और यहां के प्रभारी श्रीमान विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी, श्रीमान अनिल जैन जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अभी अभी जिन्होंने एक पुस्तक का जिनकी हमने विमोचन किया, श्री उदय माहुरकर जी, भोपाल के मेयर साहब और आज के कार्यक्रम में आए हुए सारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो हम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट आए हैं, इसलिए मैं हृदय से आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। दोष हमारी ओर से ही है, मगर कई बार सार्वजनिक जीवन में कई चीजों के लिए चीजें हाथ में नहीं रहती हैं, तो मैं आशा करता हूं आप लोग हमारी देरी को बड़े उदार मन से क्षमा करेंगे। मित्रों, मेरा जो दौरा है वो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी राज्यों में आयोजित किया है। कुल 110 दिन का दौरा है। बड़े राज्यों में 3 दिन, केंद्र शासित प्रदेशों में 2 दिन, और छोटे राज्यों में 2 दिन और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 दिन। और 1 से 10 दिन के दौरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्यादा प्रचारित करने के लिए, स्वीकृति देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने को समर्पित है। ये 3 दिन के दौरे में एक कार्यक्रम अभी जो ये सभागार के अंदर हो रहा है, इसको भी रखा गया है, प्रबुद्धजनों के साथ बातचीत। और उसमें मुझे एक विषय दिया गया है पार्टी की ओर से कि मैं पार्टी का परिचय आप लोगों को कराऊं। और इस विषय को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर क्यों है? जवाब तो सरल है। राजनीति के अंदर चुनाव लड़ते हैं, सरकारें बनाते हैं, सरकारें चलाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य का रास्ता चुनाव जीतने से होकर गुजरता है। हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं तो मित्रों, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करना नहीं चाहता। मैं एक कंपैरेटिव स्टडी के साथ, एक तुलनात्मक अभ्यास के साथ आपके सामने बात रखना चाहता हूं और बाकी दलों से मेरे दल की, मेरी पार्टी की एक तुलना कर आपके सामने बात रखना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों के तुलनात्मक अभ्यास होते हैं, मगर मैंने मेरी बात को समझाने के लिए 3 बिंदुओं को पकड़ा है। एक, हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र किस प्रकार से साबुत है, किस प्रकार से जीवित है। दूसरा, पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है या नेताओं के भाषणों के आधार पर चलती है। और तीसरा, पार्टी की सरकारें अगर चुन कर आती है तो किस प्रकार का काम करती है। किसी भी पार्टी का अगर मूल्यांकन करना है तो ये 3 चीजों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मूल्यांकन उसका तुलनात्मक मूल्यांकन कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। कि मैं मेरे पार्टी की बात रखकर भाग जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मेरी पार्टी की बात अच्छी ही रखूंगा क्योंकि मैं मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मगर आप सब लोग
इस लोकतंत्र में रहते हैं, प्रबुद्ध जन है, आपके पास सारी जानकारियां होती है और सार्वजनिक जीवन में कोई पार्टी की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं होती है। तो जो मैं बात करूंगा वो वही करूंगा जो आप लोगों की जानकारी में है, मगर मैं मेरे दृष्टिकोण से रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जब सबसे पहले बात करेंगे, भैया हो गए, अब इस ओर आ जाओ, कुछ नया नहीं आएगा इसमें। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद देश की संविधान सभा बनी। संविधान सभा में एक चर्चा चली कि पार्टी ने किस प्रकार के लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए, देश ने किस प्रकार के लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र स्वीकार करना, इसमें किसी के मन में कोई विवाद नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई इसमें दो राय नहीं थी। सब चाहते थे कि देश आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चले, मगर किस प्रकार के लोकतंत्र को करें। अनेक प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। प्रमुख रूप से दो प्रकार के लोकतंत्र पर चर्चा हुई, एक प्रमुखशाही पद्धति पर चर्चा हुई और एक बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का पर। अब प्रमुखशाही पद्धति जब स्वीकार करते हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आप डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हो, तब वो ज्यादातर प्रमुख के आधार पर लोग चयन करते हैं। प्रमुख का व्यक्तित्व, प्रेसिडेंट का व्यक्तित्व, प्रेसिडेंट के प्रत्याशी के विचार, उसका परफॉर्मेंस, उसका पास्ट और उसके देश की समस्याओं के प्रति उसके विचार, इसके आधार पर जनता प्रेसिडेंट तय करती है। और प्रेसिडेंट अपने मनसा के अनुसार, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी में से हो, अपनी मनसा के अनुसार अपना गठबंधन बना सरकार बनाता है और देश चलाता है। मगर जब आप बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली का को स्वीकार करते हो, तब आप पार्टी के एक एजेंडा को चयन करते हो। हर पार्टी अपना घोषणा पत्र रखती है, हर पार्टी अपनी विचारधारा रखती है। वो घोषणा पत्र और विचारधारा के आधार पर मतदाता सांसदों को चुनते हैं और बहुमत जिस सांसदों का, जिन पार्टी के सांसदों का आता है, वो प्रधानमंत्री चुनता है और प्रधानमंत्री जी बाद में अपनी पार्टी में से ही, अपने गठबंधन में से ही लोगों को चयनित कर कर सरकार चलाते हैं। तो जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार करते हैं, संसदीय प्रणाली का को स्वीकार करते हैं, तो पार्टी कैसी है इसका महत्व बहुत हो जाता है, क्योंकि बाद में सरकार पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर चलेगी, पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चलेगी। और जब पार्टी कैसी है इसका महत्व लोकतंत्र में होता है, तब ये बहुत जरूरी होता है कि पार्टी के अंदर खुद का लोकतंत्र है या नहीं। जिस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी ही मर गई है, वो पार्टी देश की डेमोक्रेसी की सेवा नहीं कर सकती। जिस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मुरझा गया है या तो मृत्यु के शरण हो गया है, वो पार्टी देश के लोकतंत्र को मदद नहीं कर सकती। अब मित्रों, इस देश में आजादी के बाद अब तक 1650 पार्टियां रजिस्टर हुई है। 1650 पार्टियों के जमघट में इक्का दुक्का पार्टियां ऐसी है जिनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र बचा है। अब आप कहोगे, अमित भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, आप तो अच्छा ही कहोगे। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इक्का दुक्का पार्टियों में से एक पार्टी है जिसका आंतरिक लोकतंत्र जीवित है। मगर जब मैं ये कहता हूं, तो मैंने जैसे कहा है ऐसे मैं कंपैरेटिव स्टडी कराना था, आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, जब सोनिया जी नहीं रहेगी या तो सोनिया जी की इच्छा नहीं होगी, तो उनके बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? ऐसे हल्के शब्द मत यूज, कौन बनेगा भैया? कोई पूरे सभागार में किसी को विवाद है? नहीं है ना। अब बताइए, मेरे बाद ये पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जीवित है। मित्रों, मैं अमित शाह नाम का व्यक्ति 1980 के दशक में एक छोटा सा कार्यकर्ता हुआ करता था। नारायणपुरा विधानसभा के संघवी हाईस्कूल बूथ में बूथ का अध्यक्ष का काम करता था, पोस्टर चिपकाने का काम करता था। मेरी जाति का कोई आधार नहीं है, मेरे परिवार में से कोई राजनीति में नहीं है, फिर भी न जाति का आधार था, न परिवार का बैकग्राउंड था,
अपने परिश्रम के आधार पर, पार्टी की निष्ठा के आधार पर पार्टी मुझे धीरे धीरे बड़ा बनाती गई और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला मेरी पार्टी ने। जब पार्टी में लोकतंत्र जीवित होता है तो देश के गरीब से गरीब फैमिली में से, एक परिवार में से चाय बेचने वाले का बेटा इतनी बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनकर देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए प्रयास कर सकता है। वो इसलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र जीवित है। जब लोकतंत्र जीवित होता है तो फैसले व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल पड़ा है, व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी पड़ी है, व्यक्ति के अंदर जो गुण पड़े हैं, इसके आधार पर होता है। मगर जब लोकतंत्र जीवित नहीं होता है, परिवारों की पार्टी बन जाती है, परिवारों के आधार पर ही पार्टी चलने लगती है, घरानों के आधार पर पार्टी चलने लगती है, तब उनमें ये गुण है या नहीं है, उनका अध्यक्ष बनना तय होता है। और जब ऐसा होता है तो हर एक चीज के लिए बाद में गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज होती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और धीरे धीरे लोकतंत्र का ह्रास होता है। मित्रों, बहुत सारी पार्टियों के मैं उदाहरण दे सकता हूं जिसका अगले 50 साल तक किस फैमिली का मेंबर इसका नेता बनेगा वो तय है। नेताजी के बाद अखिलेश बन जाएंगे, थोड़ा विवाद हो गया मगर बन तो गए ही, बन गया नहीं बन गए वे। लालू जी के बाद उनके बेटे वो बन गए। इस प्रकार से हर पार्टी में एक घरानाशाही घुस गई है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवित है। आप में क्षमता है, आप में निष्ठा है, आप में परिश्रम करने की ललक है, देश के प्रति आपकी भावना ज्यादा से ज्यादा मजबूत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी में कोई भी स्थान प्राप्त कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी को एक मंच बनाकर, प्लेटफॉर्म बनाकर देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप पार्टी तय करो तब इसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है या नहीं है वो जरूर देखना चाहिए। लोकतंत्र को सफल करने के लिए इसका माध्यम पार्टी होती है और जिस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है वो लोकतंत्र को सफल नहीं कर सकती। ये सारी समस्याओं का मूल उसी में से आता है। जब प्रतिभावान लोगों को मौके नहीं मिलते हैं, प्रतिभावान लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, प्रतिभावान लोगों को अपनी प्रतिभा को देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तब देश विकास नहीं कर सकता है। तो पहली बात है कि आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों का कैसा है। दूसरी बात, पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है या नेताओं के विम्स के आधार पर चलती है। मित्रों, मैं मेरी पार्टी का परिचय कराना चाहता हूं। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे लोग जानते थे, ऐसे नहीं थे। ठीक है, हम लोग झंडा झोली लेकर घूमते रहते थे, भारत माता की जय के नारे लगाते थे। कुछ लोग देते हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं हुई। देश की आजादी के बाद एक सर्वदलीय सरकार बनी जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे। सर्वदलीय सरकार ने कैबिनेट की बैठकें बुलाना शुरू करा, देश की नीतियों को बनाना शुरू करा। जब पॉलिसी बनने लगी, देश की नीतियां बनने लगी, देश की शिक्षा नीति, विदेश नीति, कृषि नीति, अर्थ नीति, रक्षा नीति, ये सारी नीतियों के मसौदे आने लगे और मसौदे जब सार्वजनिक होने लगे तो बहुत सारे लोगों को लगा कि देश की जो नए आजाद हुए देश की नीतियां बन रही है, वो नीतियों के अंदर पाश्चात्य असर बहुत है। कहीं 2 करोड़ की आबादी वाले देश को उदाहरण मानकर आप पॉलिसी बना रहे हो, कहीं 5 करोड़ की आबादी वाले देश को उदाहरण मानकर आप पॉलिसी बना रहे हो, कहीं ऐसे देश के उदाहरण एग्जाम्पल को लेके एग्रीकल्चर पॉलिसी बन रही है जहां साल में एक ही क्रॉप होता है। तो जो वहां के लिए योग्य है वो यहां योग्य होना जरूरी नहीं है। अगर पाश्चात्य असर की नींव वाली पॉलिसी, नीतियां अगर बनती है और देश लंबे समय पर उस पर चलता है तो गलती हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम एक रोड पर जाते हैं,
रोड में दो राह आ जाता है, आप दाहिनी ओर भी जा सकते हैं, बाईं ओर भी सकते हैं। आपका गंतव्य स्थान दाहिनी ओर है और गलती कर आप बाईं ओर मुड़ जाते हो। जब 50 किलोमीटर बाईं ओर आगे जाते हो तो आपके गंतव्य से आप 100 किलोमीटर दूर हो जाते हो, क्योंकि आपने 3 मीटर का एक गलती कर दिया, दाहिनी ओर की जगह आपकी गाड़ी बाईं ओर मोड़ दी। ये 3 मीटर का गलती 100 किलोमीटर का गलती बन जाता है। ये दोराहे जैसी स्थिति थी 1949 में, 1950 में, जब देश को तय करना था कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों को लगा कि नीतियां जो बन रही है देश का कल्याण नहीं कर सकती, ये नीतियां देश को आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि देश में इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं है। हमारी परंपराओं की, हमारी संस्कृति की, हमारी जरूरियातों के झलक नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जो समस्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तब कुछ लोगों ने तय किया कि वैकल्पिक नीतियां बनाई जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय संघ के कुछ चुनिंदा लोगों ने बैठकर तय किया कि भारतीय जनसंघ नाम से एक पार्टी बनाई जाए। और जनसंघ क्यों बनाया जाए? सत्ता प्राप्त करने के लिए? ना जी, उस वक्त सत्ता प्राप्त करने की संभावना ही नहीं थी। आजादी का पूरा यश कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो चुका था। जवाहरलाल जी की लोकप्रियता मध्याह्न पर थी। उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़े, कांग्रेस के खिलाफ जीत जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं थी और ऐसा हुआ भी नहीं, लंबे समय तक नहीं हुआ। मगर पार्टी क्यों बनाई जाए? भारतीय जनसंघ को इसलिए बना जाए कि हम एक वैकल्पिक नीतियां इस देश के सामने रखना चाहते हैं। ये वैकल्पिक नीति अगर आज बनाकर रखते हैं तो फ्यूचर में वो वैकल्पिक नीति पर कोई पॉलिटिकल पार्टी चलेगी और देश को फिर से सही रास्ते पर ले आएगी। तो इसके लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मूल कारण ही सिद्धांत है। सिद्धांतों के कारण ही भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, अरे मेयर बनने के लिए भी भारतीय जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, ना उसकी दूर 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 तक कोई संभावना थी। और क्या फर्क है भाजपा और कांग्रेस के सिद्धांतों में? उस वक्त तो कांग्रेस में ऐसे करप्शन के मामले नहीं थे। ताजा देश आजाद हुआ था, सभी पार्टियों में अच्छे लोग थे, राष्ट्रभक्ति से लबरेज लोग थे। सिर्फ जनसंघ नहीं, कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे। करप्शन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, इसके बहुत सालों के बाद हुई थी देश में। तो फर्क क्या था भारतीय जनसंघ और कांग्रेस के सिद्धांतों के बीच में? कांग्रेस पार्टी ये मानती थी कि इस देश का जो पुराना है, इस देश का जो इतना बड़ा सांस्कृतिक इतिहास है, इस देश की जो जीवन पद्धति है, देश की परंपरा है, ये सारी कालबाह्य हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। इसको तोड़ दो, फोड़ दो और एक नया देश निर्माण करो, ये कांग्रेस मानती थी। भारतीय जनसंघ के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वक्त मानते थे कि हमारा जो पुराना था उसी ने इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाया था, उसी ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। बीच में एक कालखंड आ गया, राजनीतिक कारणों से देश गुलाम हुआ। जो पुराना था उसको आज के समयोचित बदल कर उसमें परिवर्तन कर पुराने को ही फिर से आगे बढ़ाना चाहिए। देश का पुनर्निर्माण करने, अब नवनिर्माण करने की जरूरत नहीं है, देश का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। नवनिर्माण और पुनर्निर्माण, ये दो शब्दों के बीच में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का मूल अंतर पड़ा है। कांग्रेस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी और हम चाहते थे इस देश का, इसी देश की मिट्टी की सुगंध से बनी हुई नीतियों के आधार पर पुनर्निर्माण हो मित्रों। और ये फर्क दोनों पार्टियों के बीच। कांग्रेस पार्टी एक कोई सिद्धांतों के आधार पर चली हुई पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया आजादी का, जिसको भी आजादी चाहती थी कांग्रेस में चले गए। इसके अंदर राइटिस्ट भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, सारे विचार वाले लोग कांग्रेस पार्टी में थे। स्वामी श्रद्धानंद भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, मौलाना भी थे, सारे लोग कांग्रेस के अंदर थे। सारी विचारधाराओं के अलग अलग लोग कांग्रेस के अंदर समाहित हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस को आजादी प्राप्त करने का माध्यम बनाया गया था। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के तुरंत बाद कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए।
और सभी लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर पार्टियां बनानी चाहिए, जनता के सामने जाना चाहिए, जनता जो विचारधारा को पसंद करेगी उसको चुनकर देगी। मगर महात्मा गांधी की बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि कांग्रेस के अकाउंट में वो आजादी का यश जमा हुआ था, उसका पॉलिटिकल उपयोग बहुत बड़ा था। खैर, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनसंघ आगे बढ़ा, काफी साल तक हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे। और मित्रों, क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी थी, संगठन के आधार पर चलने वाली थी, 10 सदस्यों से बना हुआ भारतीय जनसंघ आज 11 करोड़ सदस्यों की पार्टी, संसार का सर्वाधिक बड़ा संगठन बनकर पड़ा है। जहां कॉरपोरेशन में चुनने के लाले थे, वहां 1387 विधायक है, 13 राज्य सरकारें हैं, 5 सहयोगी की राज्य सरकारें हैं, और देश में पूर्ण बहुमत के साथ श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर देश को आगे बढ़ाया। जब कोई पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलती है, तो स्लोली, ग्रेजुअली बट श्योरली किस प्रकार से पार्टी भी आगे बढ़ती है और देश को भी कैसे आगे बढ़ाती है वो पार्टी, इसका एक आदर्श उदाहरण हमारा राजनीतिक यात्रा है। जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, पूरी यात्रा सिद्धांतों के कारण हुई है और सिद्धांतों के कारण ही हम राजनीति में आए और राजनीति में आज भी हम सिद्धांतों के कारण कर रहे हैं। आप देख लीजिए हमारी पार्टी के कार्यक्रम। शुरुआत से हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे, गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए हम लड़े, कच्छ सत्याग्रह के लिए लड़े, गोवा मुक्ति संग्राम के लिए लड़े, हैदराबाद के लिए आंदोलन किया, धारा 370 के लिए श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया, राम जन्मभूमि का आंदोलन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी यात्रा लेकर निकले। जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम कहे, इसका मूल कारण देश की समस्याओं का निवारण था। और कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय कार्यक्रम 2 ही हुए, अस्थि कलश यात्राएं निकली। हमारा कोई कार्यक्रम व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए नहीं निकला है, हमारा कोई कार्यक्रम व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए नहीं बना है, सिद्धांतों के लिए बना। और इसी कारण हमारे नेता भी ऐसे निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, भाई महावीर त्यागी, कैलाशपति मिश्र, सीरीज ऑफ नेता जिन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारत माता की और पार्टी की सेवा में समर्पित कर दिया। और यही फर्क है मित्रों, सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी और नेताओं के महिमा मंडन के लिए चलने वाली पार्टी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1650 पार्टियों के संगठन में कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी सिद्धांतों के आधार पर नहीं चलती है, केवल और केवल सत्ता के आधार पर चलती है। तीसरा बिंदु था कि पार्टी की सरकारें आती हैं तो किस प्रकार से काम करती हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसा कहूं इसके पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इस देश में 4 प्रकार की सरकारें बहुत लंबे समय तक रही। एक, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अनेक दशकों तक केंद्र में भी रही, राज्यों में भी रही है, यहां श्रीमान दिग्विजय भी सिंह की भी रही थी। दूसरा, प्रांतीय दलों की सरकारें रही है, सपा की रही, बसपा की रही, बहुत सारे प्रांतीय दलों की सरकारें चली। तीसरा, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें भी अनेक सारे राज्यों में रही है, कर्नाटक में रही, केरल में रही, त्रिपुरा में रही। और चौथा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें अब केंद्र और राज्य सरकारें बहुत सालों से चल रही। मित्रों, आप सब लोग ये सारी कंपैरेटिव स्टडी जो करना चाहिए उसके आंकड़े उपलब्ध होते हैं साइट पर। सारा डाउनलोड कर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती है वहां विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता है, स्पीड से आगे बढ़ता है, और जहां अन्य दलों की सरकार होती है वहां विकास कम हो गया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उसके पहले देश का विकास दर 4.4% था। अटल जी की सरकार बनी, अटल जी जब 6 साल के बाद सरकार छोड़कर गए, देश का विकास दर 8.3 से 8.4% पर रख कर गए। उसके बाद में अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आए, मनमोहन सिंह जी बड़े कद के अर्थशास्त्री माने जाते हैं।
10 साल तक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने शासन किया, 8.4 से 4.4 विकास दर हो गया। अब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना है, उसने 4.4 से 7.2 पर 3 साल में पहुंचा। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो जीडीपी बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से जाती है तो जीडीपी अपने आप नीचे आ जाती है। मित्रों, एक 80 के मध्य के दशक में 85-86 में कुत्ती हुआ करती थी। फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर के लिए देश के अर्थशास्त्रियों ने एक शब्द प्रयोग किया था, बीमारू राज्य। काफी सारे लोगों को यह शब्द प्रयोग याद होगा, बीमारू राज्य। कौन थे बीमारू राज्य? बी से बिहार था, एम से मध्य प्रदेश था, आर से राजस्थान था और यू से उत्तर प्रदेश था। उसके बाद क्या हुआ? बी में भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार आई। सबको मालूम है, जब तक भारतीय जनता पार्टी थी विकास बिहार में आगे बढ़ चुका था। बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब फिर से रिपेयर हो गया है। बी अब बीमारों से बाहर आ गया। आज राजस्थान, आज कोई नहीं कह सकता राजस्थान एक बीमारू राज्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हर गांव में बिजली पहुंची है, गांव के अंदर अस्पताल बनने को, पीएचसी सीएचसी बनने का काम शुरू हो चुका है, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो रहे हैं, कृषि विकास दर बढ़ रहा है। कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान बीमारू राज्य है। एम के 2 टुकड़े हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मित्रों, आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, 13 साल से दोनों राज्यों में हमारी सरकारें हैं और दोनों राज्य आज बीमारू राज्य से बाहर निकल चुके। मध्य प्रदेश के अंदर इरिगेटेड लैंड में वृद्धि हुई है, जल स्तर ऊपर आया है, कृषि विकास दर शायद देश में सबसे ज्यादा सातत्यपूर्ण तरीके से किसी ने बनाए रखा तो मध्य प्रदेश ने बना। जीडीपी हमेशा आगे रहा मध्य प्रदेश। आज मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। श्रीमान बंटाधार के बाद मध्य प्रदेश पहली बार आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बंटाधार कुछ लोगों को नया लगता है, तो मैं व्याख्या कर दूं, मुझे संकोच नहीं है। समझ रहे हो ना? श्रीमान बंटाधार के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आए, अब शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और मध्य प्रदेश सुशासन के रास्ते पर आगे चल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्यों सफल होती हैं? ये सरकारें कोई परिवार के लिए नहीं चलती, ये सरकारें कोई व्यक्ति के लिए नहीं चलती है, किसी व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलती है, अंत्योदय के रास्ते पर चलती है। विकास की कतार में जो अंतिम खड़ा है उसको विकास की कतार में जो पहला खड़ा है उसके साथ ला दो, उसी को अंत्योदय कहते हैं। इसलिए विकास अपने आप हो जाता है। गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, रोजगारी की उपलब्धियां, ड्रॉप आउट रेशियो को कम कर देना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना, 24 घंटे बिजली देना, ये सारी चीजें कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाकर देख लो, नई बनी है या पुरानी है, इसके लिए समयानुकूल परिणाम जरूर होंगे। अगर सरकार नई है तो शुरुआत हुई होगी, पुरानी है तो परिणाम आ चुके होंगे। और मुझे आपको कहने में कोई झिझक नहीं है, सारे आंकड़े साइट्स पर अब मिलते हैं। भारत सरकार की साइट पर भी हर राज्य के आंकड़े होते हैं, नीति आयोग की साइट पर भी होते हैं और राज्य सरकारों की साइट पर भी होते हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। तो तीसरा मापदंड था कि सरकारें कौन अच्छी चलाता है। तो सरकारें अच्छी चलाने के मामले में भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी सरकारें अच्छी चलाती है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आप सभी ने मिलकर पूर्ण बहुमत से चुना। 2014 का पूरा चुनाव इस देश की जनता ने एक बहुत अपेक्षाओं के साथ, एक आकांक्षाओं के साथ मोदी जी को चुनने का निर्णय किया और 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस देश की जनता ने 30 साल बाद एक नेता और एक पार्टी को संपूर्ण मैंडेट देने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, आज मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते आया हूं, तब मेरा दायित्व है कि अभी 3 साल समाप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल में
किस प्रकार से काम किया है मुझे आपके सामने रखना चाहिए। हम एक ऐसी सरकार के बाद आए थे जो सरकार 10 साल तक चली थी, हर रोज घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार होते थे, उजागर होते थे। 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता से गई और भारतीय जनता पार्टी आई। 3 साल हो चुके, 60% हमारा समय समाप्त हो चुका है मित्रों। 3 साल में हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। हमने एक प्रामाणिक सरकार देने का काम किया है, एक ईमानदार सरकार देने का काम किया है। जो राजस्व है पूरा का पूरा देश के 130 करोड़ लोगों का है, उस तक सीधा पहुंचे, इसमें कोई चोरी न कर पाए, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। यूपीए की सरकार थी, कहा जाता था सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, नीतिगत बाबतों में उसको लकवा हो चुका है। एक ऐसी सरकार थी जिसका हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा नीचे गई थी। आज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा को अपना गौरव पुनः देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। एक निर्णायक सरकार दी है जो फैसला करती है, परिवर्तन करती है, और फैसले लोकरंजन वाले नहीं होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है। नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। दोनों में बड़ा अंतर है। लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले लेना और मत बटोर देना, और लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेना। और कड़वी दवाई जैसे कोई वैद्य डॉक्टर देता है, शरीर में से रोग को निर्मूल कर देता है। दवाई तो कड़वी लगती है कुछ क्षण तक बच्चे को, मगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होता है। इस प्रकार की कड़वी दवाई वाले फैसले नरेंद्र मोदी मतों की लालच रखे बगैर करती है, और तभी जाकर एक लंबे समय के भारत का निर्माण होता है। मित्रों, कोई नहीं फैसला कर सकता जीएसटी का, नहीं कर पाते थे, बातें करते थे। कोई नहीं फैसला कर सकता है डिमोनिटाइजेशन का, बातें करते थे, नहीं कर पाते थे। मत हमें भी लेने हैं, नाराजगी की चिंता हमें भी है, मगर हम राजनीति में चुनाव जीतने के लिए नहीं है, मां भारती को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने के लिए है, और इसलिए हम काम करें। मित्रों, सरकारें जब बनती हैं, 50 साल तक सरकारें बनती है, चलती है, तब जाकर 1, 2, 3 काम बड़े बड़े होते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 3 साल चली है, 3 साल में 50 ऐसे बड़े काम हुए हैं जो 5 दशकों तक नहीं हुए। 3 साल में 50 बड़े काम है। छोटे मोटे काम गिनाना नहीं चाहता मित्रों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उदय भाई बताते थे नरेंद्र मोदी की सरकार का गवर्नेंस कैसा है। बहुत टेक्निकल दिखते हैं वो, मैं तो लोगों के साथ संवाद करने वाला आदमी हूं, तो मैं सरलता से समझाता हूं। उदय भाई, ये पुस्तक सबने जरूर पढ़नी चाहिए उदय भाई की। परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं, व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ता है, कैडर को नाराज करना पड़ता है, कैडर को खिलाफ करना पड़ता है, सांसदों को खिलाफ करना पड़ता है, तब जाकर देश में परिवर्तन की शुरुआत होती है। और ये पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको आलेखित किया है, किस तरह से मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आलेखित किया है। इसी तह में जाना चाहिए। इस देश में 70 साल आजादी को हो गए, 67 साल तक इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। एक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रध्वज फहराते फहराते कहता है कि मैं जन धन अकाउंट लेके आऊंगा, और 29 करोड़ अकाउंट खोलकर आज देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट। आपको लगता होगा भोपाल में बैठकर बैंक अकाउंट, अमित भाई क्या सिद्धि गिनाते हो? अरे वो गरीब का पैसा बीच में से कोई बिचौलिया खा जाता था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधा वो गरीब महिला के घर में पहुंचता है। इसका फायदा है मित्रों। 59,000 करोड़ की चोरी सब्सिडी की ये बैंक अकाउंट न होने के कारण होती थी। 59,000 करोड़ रुपया देश का बच गया, और जिसका था उसको पहुंच गया। इसका ये फायदा हुआ, उसका अर्थतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। वो हर रोज मजदूरी कर कर रात को रोटी लेकर, आटा का नमक मिर्ची रोटी खाकर सो जाता था, उसको अर्थतंत्र के साथ कोई लेन देन नहीं थी, उसका पहली बार जुड़ा हुआ है। इस देश के अंदर आजादी से अब तक
12.5 करोड़ गैस बांटे गए थे जब तक हमारी सरकार बनी। उसमें से 11 करोड़ 80 लाख गैर शहरी इलाके में बांटे गए। 11 करोड़ 80 लाख गरीब की झोंपड़ी में गैस नसीब में नहीं था। आपको फिर से लगेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो, गैस ये कोई प्रगति का निशानी 21वीं शताब्दी में। मित्रों, एक गरीब महिला जब कंडे और लकड़ियां टहनियां जलाकर खाना पकाती है, उसकी झोंपड़ी धुएं से भर जाती है। कोई सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद वो माता के दिल में, फेफड़े में 400 सिगरेट जितना धुआं एक समय का खाना पकाने के वक्त अंदर घुस जाता है। आप कल्पना करो इसके स्वास्थ्य का क्या होगा, उसके बूढ़े ससुर या पिताजी का क्या होगा, उसके छोटा बच्चा बीमार ही बड़ा होता है। क्या शासन की जिम्मेदारी नहीं है वो गरीब के घर में से धुआं अलोप कर देने की, अदृश्य कर देने की? मगर किसी को याद नहीं आया था। नरेंद्र मोदी सत्ता पर आए तब 5 साल में 5 करोड़ गरीब माताओं के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाने का काम किया और आज सुबह तक 2 करोड़ 80 लाख महिलाओं को गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। इसको कहते हैं एक संवेदनशील सरकार। इस देश में मित्रों 12 करोड़ घर ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है और शहर में रहने वाले लोगों को शौचालय बहुत सामान्य सुविधा लगती है। मगर मित्रों 12 करोड़ गरीब परिवारों की बच्चियों की कल्पना करिए जिसमें कुदरती प्रक्रिया के लिए शौच करने के लिए सुबह पूरे गांव के बीच में से गुजरकर खुले में शौच करने के लिए बैठना पड़ता है। हजारों निगाहें वो बच्ची को देखती है, सर उसका शर्म से झुक जाता है, आत्मग्लानि से हृदय भर जाता है उसका। जिसको देश का विकास अभी इसमें कंट्रीब्यूट करना है, जिसको स्वप्न देखना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, डीडीओ बनूंगी, उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। वो गरीब बच्ची के लिए कोई नहीं सोचता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 ही साल में 4.5 करोड़ शौचालय बनाकर करोड़ों गरीब बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता बताया। सरकारें किसके लिए होती हैं? किसके लिए सरकारें होती हैं? सरकारें इसके लिए होती है जिसके जीवन में अंधेरा है। दीपक किसके घर में जलाना है? जिसके जीवन में अंधेरा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चरित्र है। जीएसटी की बातें होती थी, जीएसटी हो नहीं पाता था। हमने सारी सरकारें, सारी पार्टियों को चर्चा कर कर आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक कर एक देश का स्वप्न समाप्त हो। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है 130 करोड़ के देश में जीएसटी हो गया। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं 5 साल के बाद मेरे शब्द आप याद करिएगा, जीएसटी के कारण इस देश के विकास में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन। मित्रों, 1 रैंक 1 पेंशन, हमारे जवान जो बर्फीली चोटियों पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, रेत के रेगिस्तान के अंदर 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहकर अपनी जवानी गलाते हैं। वो 50 साल से मांग कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। जो अपने बच्चे का देने का प्यार और अपने बच्चे को देने का समय हमारी सुरक्षा में लगाते थे, वो जवानों की 50 साल से कोई नहीं सुनता था। हमारी सरकार बनी, 1 ही साल में 1 रैंक 1 पेंशन को हमने दे दिया। 8,000 करोड़ रुपया देश के सीमा के जवानों में बैंक अकाउंट में हम हर साल भेज रहे हैं। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक, मित्रों, आतंकवाद इस देश का विगत 30 सालों से नासूर बनकर इस देश पर चिपका है। हमारे विपक्षी आज भी राहुल बाबा वगैरह कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद समाप्त हो गया। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, मगर आतंकवाद करने वाले भी ईश्वर नहीं है। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, उनके मन में भी डर होता है, डर। नरेंद्र मोदी जी ने एक राजनीतिक फैसला किया। हमारी सेनाओं ने आजादी के बाद पहली बार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों से अपने जवानों का बदला लेकर सलामत जब वापिस आए, दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदल गया। सबको मालूम पड़ गया कि अमेरिका के बाद एक ही देश ऐसा है जो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पूरी दुनिया में हमने इसको साबित कर दिया है। आज दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदला है। मित्रों, इस देश में 19,000 गांव है,
जहां बिजली नहीं थी। आजादी के 67 सालों के बाद 19,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली का वायर या खंभा ही नहीं पहुंचा था। हमने तय किया कि 2018 मई तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, और मैं जब आज आपके सामने बोल रहा हूं तब 19,000 में से लगभग 13,600 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है, और अगले साल एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं होगी। मित्रों, 70 साल तक क्या किया इन्होंने? आपको हिसाब मांगना चाहिए। अगर ये सब ये लोग कर देते, बैंक अकाउंट खोल देते, गैस का चूल्हा पहुंचा देते, शौचालय दे देते, वन रैंक वन पेंशन कर देते, बिजली पहुंचा देते, तो हमें तो ये पुण्य ही नहीं मिलता। इसलिए मिल रहा है इन्होंने सत्ता का उपभोग किया है। इसलिए नहीं मिला है कि सत्ता किस चीज के लिए है उसका शायद इनको ज्ञान ही नहीं है। मित्रों, ये जो हमारी सरकार है, इन्होंने काले धन पर एक सोची समझी लड़ाई शुरू की। सबसे पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाए, पॉलिटिकल फंडिंग को 20,000 तक कैश चंदा लेने की जो छूट थी पॉलिटिकल पार्टी की, उसको घटाकर 2,000 कर दिया गया। सेल कंपनियों पर हमने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है, और बेनामी संपत्ति का कानून लेकर आए। बेनामी संपत्ति अब पकड़ना भी शुरू हो गई है। अब हाय तौबा हो रही है, बदले की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई। भैया चलो, बदले की कार्रवाई कर रहे हो, मगर बेनामी संपत्ति आपके पास है या नहीं है? और है तो कहां से आई? उसका जवाब नहीं देते हैं। एक बड़ी लड़ाई हमने बेनामी संपत्तियों के खिलाफ लड़ी है, और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 67 साल तक किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की। मित्रों, योग दिन ये हमारी संस्कृति को, दुनिया में हमारी संस्कृति का परचम लहराया है। जब नरेंद्र भाई यूएन जनरल असेंबली में गए और उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने एक ऐसी पद्धति को इजाद किया है जो आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर को एकाकार करती है, दवाई बगैर का जीवन आज भी संभव है। सब आश्चर्यचकित हो गए, और नरेंद्र भाई ने बाद में बोला, मेरा देश इसके लिए कोई पेटेंट आपसे नहीं मांगेगा। हम पूरे विश्व को निरामय देखना चाहते हैं। जब हम कहते हैं सर्वे संतु निरामया, तो सारे विश्व को कहते हैं। और आज पूरे विश्व ने योग दिन को स्वीकार किया। 21 जून को 180 देश भारतीय संस्कृति के धरोहर को स्वीकार कर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये बातें जो है वो अंदर से आती है। ये बातें जो है, जो कार्यकर्ता है उसी को आती है। मित्रों, जेनरिक दवाइयों का एक झाला बुन दिया है। गरीबों को 30% से 280% तक सस्ती दवाइयां मिलती है। हृदय में जब स्टेंट रखवाने का समय आता था, गरीब आदमी को तो उसका बिल सुनकर ही हृदय रोग का हमला हो जाता था। 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। आज 7,000 से 40,000 रुपये में हृदय का स्टेंट मिले, इसकी व्यवस्था कर दी है। और अब घुटने भी अगर किसी के बिगड़ गए तो सस्ते में बदल जाएंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करे बगैर। इस प्रकार को गरीब को स्वास्थ्य लाभ करने की सरकार ने सुविधा करी। किसानों के लिए भी सॉइल हेल्थ कार्ड रिलीफ के अंदर बढ़ोतरी, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई मंडी, ये बहुत सारी चीजों को एक संपुट बनाकर किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास किया है। भीम ऐप आज विश्व का सबसे सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला ऐप बना हुआ है। मुझे मालूम है यहाँ के विपक्ष के नेता है श्रीमान सिंह, उसने मेरे कार्यालय को एक पत्र भेजा था कि भाई अमित भाई आ रहे हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं और आपको पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के लिए क्या करा, जरा आप बताइए। अजय भाई, अकेले में क्या बात करना, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, अगर दमखम है तो सार्वजनिक रूप से जवाब दे देना। मित्रों, मैं हिसाब देना आया हूं मध्य प्रदेश की सरकार को। मध्य प्रदेश एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सालों से चल रही है। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इसने मध्य प्रदेश के लिए क्या कहा, चंद मिनटों में मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, 13वां वित्त आयोग जो यूपीए का कालखंड था, और 14th फाइनेंस कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार का भारतीय जनता पार्टी का कालखंड, दोनों का मैं कंपेरेटिव स्टडी करता हूं। केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा
13th फाइनेंस कमीशन में 1,01,485 था। 1,01,485 करोड़, 1 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब नरेंद्र मोदी जी के शासन में केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश का हिस्सा है 2,99,389 करोड़ रुपए, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की वृद्धि हुई है। अनुदान सहायता में आपके समय में 11,450 करोड़ रुपया मिलता था मध्य प्रदेश को, अब 22,336 करोड़ रुपया मिलता है, 10,900 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। राज्य आपदा के लिए पहले 1,628 करोड़ मिलते थे, अब 3,635 करोड़ मिलते हैं, 2,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलता है। स्थानीय इकाइयों की ग्रांट, लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए पहले 5,014 करोड़ आप देते थे, हम 18,733 करोड़ रुपया देते हैं। कुल योग बना ले तो आप पहले 1,34,190 करोड़ रुपया देते थे और अब हम 3,44,126 करोड़ रुपया, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा देते। अब मेरी आपसे एक ही विनंती है, आपने मुझे समय भी मांगा था और पत्र भी लिखा था, मेरा आपसे कहना है कि आगे क्यों कम मिल रहा था उसका जवाब जरा आप मध्य प्रदेश की जनता को जरूर दे देना। मैंने तो मेरा जवाब दे दिया। इसके अलावे अलग अलग केंद्रीय योजनाओं में 31,859 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। मुद्रा लोन में 20,000 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ रुपया, अमृत मिशन में 2,500 करोड़ रुपया, स्वच्छ भारत में 427 करोड़ रुपया, ठोस मतलब घन कचरे के निकाल के लिए 53 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना में 860 करोड़ रुपया, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन में 68 करोड़ रुपया, इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम आईसीडीपी में 1,794 करोड़ रुपया, प्रधानमंत्री आवास योजना के 312 प्रोजेक्ट में 3,840 करोड़ रुपया और वाइल्ड लाइफ, बुद्धिस्ट और हेरिटेज सर्किट के लिए 267 करोड़ रुपया। इस तरह से 31,859 करोड़ रुपया अलग दिया है। खनिज ब्लॉक आवंटन के अंदर खान की लीज की अवधि में 1 साल में नहीं मिलेगा, 54,834 करोड़ रुपया दिया है। उज्जवल डिस्कॉम की योजना के तहत 70,500 करोड़ रुपया और दिया है, तो 3 लाख करोड़ रुपया वो और 2 लाख करोड़ रुपया ये, 5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मगर हम आरोप लगाने वालों में से नहीं है, मगर आरोप लगता है तो हम पीछे भी नहीं हटते। मैंने ठोस जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया है, पूरा मीडिया दिखा रहा है, देख रहा है, मुझे अपेक्षा है कल छापेंगे भी, दिखाएंगे भी और कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देना चाहिए। मित्रों, 106 योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार ने अलग अलग बनाई है, जो हर 15 दिन में एक योजना होती है और शिवराज सिंह सरकार इसका बहुत अच्छे तरीके से सभी राज्यों में अच्छे तरीके से इसका नीचे तक इंप्लीमेंट कर रही है। बहुत समय नहीं है, मगर मैं योजनाओं को जोर से पढ़ना तो जरूर चाहूंगा मित्रों। इसलिए पढ़ना चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए क्या है। आपको लगे कि भाई ठीक है अमित भाई रुक जाइए, तो ताली बजाकर रोक लेना। एडवांस में मत बजाइए, मैं जोर से बोलता हूं, हाँ जोर से पढ़ता हूं, आप जरा सुनिएगा इसको। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, मूल स्थिरीकरण, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता। अभी मैं 15 पर पहुंचा हूं भैया। 106 योजनाएं गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आई है और शिवराज सिंह सरकार इसको अच्छे से नीचे गांव के गरीब तक पहुंचा रही है। और इसलिए मैं जब कहता हूं कि पार्टियां अच्छी चुनिएगा तो सोच समझ कर चुनिएगा। यहां बहुत सारी बहनें हैं, माताएं हैं, अब तो मटके का जमाना नहीं है, मगर आपको याद होगा आपकी माताजी वगैरह मटका लेने जाती थी, याद है ना, तो टकोरा लगाते थे ना, ऊपर लगाते थे या नहीं लगाते, पक्की है या कच्ची देखते थे ना, तो बहनें 20 रुपये के मटके के लिए टकोरा लगाते थे। करोड़ों रुपया जिसकी ग्रांट है, ऐसी सरकार चलानी है, टकोरा लगाकर पार्टी का चयन करिएगा, कहीं गलत पार्टी में आ जाए। मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान
की सरकार और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकार प्रदेश और देश दोनों की उन्नति के लिए अहर्निश काम कर रही है, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। आपने हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबको दीनदयाल जन्मशती के वर्ष में इतनी ही अपील कर कर जाता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपका सहयोग हमेशा बना रहे और हम भी अपने रास्ते से एक इंच भी इधर उधर हुए बगैर जनता के कल्याण के प्रति समर्पित रहेंगे। भारत माता की जय।